हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर स्टूडेंट लाइव यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये हमारा स्क्रोटम जो होता है, स्क्रोटम का हम लोगों ने पूरा डिटेल देखा था। स्क्रोटम का हम लोग डायग्राम देखे थे और डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने स्क्रोटम को समझने का कोशिश किया था कि स्क्रोटम में आखिर होता क्या क्या है। ठीक है, किस किस टाइप की मसल्स किस टाइप की वर्क करती है, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। जिन बच्चों ने पिछली लेक्चर नहीं देखी है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ एक बार पिछले लेक्चर को देखो ताकि आप लोग आगे अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब आगे टेस्टीज के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये टेस्टीज क्या होता है। भाई तो देखो, टेस्टीज का हम लोग भी टेस्टीज को भी हम लोग फिगर के थ्रू ही समझेंगे। पूरा का पूरा फंक्शन उसका, हर चीज़ हम लोग फिगर के थ्रू ही यहाँ पे समझेंगे। देखो, टेस्टीज का अगर हम लोग बात करें फिगर की, तो कुछ इस टाइप का होता है हमारे पास। ठीक है, ये देखो कुछ इस टाइप, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। थोड़ा इसको और हम लोग इस तरह से बनाते हैं। देखो, इस तरह से होता है हमारे पास टेस्टिस का। अब यहाँ पे समझना बात को, ये जो हमारा है ये आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है टेस्टिस का? ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है बच्चों, ये देखो इनकम्प्लीट है। डॉर्सल साइड से अगर हम पीछे की तरफ का बात करें ना, तो ये क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। जैसे इस तरह से हमारा टेस्टिस है, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होगा ये होगा हमारा ये, और इसका पीछे का साइड जो होता है, पीछे का साइड ये क्या होगा हमारा? इनकम्प्लीट होता है। पीछे की साइड कुछ भी नहीं होता, ये ओपन होता है। समझ आ रहा है बात? इसको इसको हम लोग बोलते हैं, नाम देते हैं इसको ट्यूनिका वेजाइनालिस। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ट्यूनिका वेजाइनालिस। ठीक है, अब देखो ये ट्यूनिका वेजाइनालिस जो है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये दो लेयर का स्ट्रक्चर है। तो ये जो आउटर लेयर हमारा होता है ना, ये जो आउटर लेयर होता है ये होता है हमारा पेराइटल ट्यूनिका वेजाइनालिस। क्या होता है ये? पेराइटल ट्यूनिका वेजाइनालिस। और ये जो अंदर वाला लेयर होगा ये हमारा होगा विसरल ट्यूनिका वेजाइनालिस। ठीक है, ये जो बाहर वाला पार्ट है ना ये होता है पेराइटल ट्यूनिका वेजाइनालिस, और ये जो अंदर वाला पार्ट हो रहा है बच्चों ये होता है हमारा विसरल ट्यूनिका वेजाइनालिस। बायो में बहुत बार ये वर्ड सुने होंगे, पेराइटल और विसरल। पेराइटल क्या होता है? बाहर वाला होता है, आउटर पार्ट होता है, और विसरल हम लोग किसको बोलते हैं? अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं। समझ आया बात? अब इसके अंदर एक और लेयर होता है हमारे पास। इसके अंदर अगर बात करें तो एक और लेयर होगा, ये कुछ इस टाइप का लेयर हमारे पास होगा। ये देखो, ये कुछ इस टाइप का लेयर हमारे पास ट्यूनिका वेजाइनालिस के अंदर होता है। ये जो लेयर है, जो सेकंड वाला हमारा लेयर है, ये लेयर पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। ये फुल्ली कंप्लीट लेयर होता है। समझ आ रहा है? ये देखो, ये पूरा का पूरा कंप्लीट लेयर है, ये फुल्ली कंप्लीट लेयर है हमारे पास। और ये जो फुल्ली कंप्लीट लेयर होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूनिका ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोल रहे हैं। यहां तक समझ आया? अब देखना, समझना बात को। यहां पे
ट्यूनिका एल्बुजिनिया को जो है एक सेप्टम बिल्कुल बीच से क्या करती है, डिवाइड कर देती है। एक सेप्टम बिल्कुल बीच से क्या करती है, इसको डिवाइड कर देती है। और ये जो सेप्टम बिल्कुल बीच से इसको डिवाइड कर रही है, इस सेप्टम को हम लोग बोलते हैं मेडिस्टोनियम टेस्टिस। मेडिस्टोनियम टेस्टिस, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, मेडिस्टोनियम टेस्टिस बोल रहे हैं। अब समझना, इतना ही नहीं, ये जो पार्ट है मेजिस्टोनियम टेस्टिस से, मेजिस्टोनियम टेस्टिस कैसे डिवाइड कर रही है इसको, ट्यूनिका एल्बुजिनिया को वर्टिकली डिवाइड कर रही है। और इसी मेडिस्टोनियम टेस्टिस से एक और सेप्टम क्या होता है, कनेक्ट रहता है, जो कि क्या करता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेगा। कैसा डिवाइड करेगा, हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर देगा। तो चलो हॉरिजॉन्टली भी इसको हम लोग डिवाइड करवा ही दे। ये लो, ये क्या हुआ भाई, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो गया है, ये चीज़ दिख रहा है। और ये जो हॉरिजॉन्टली डिवीजन हुआ है ना, ये जो सेप्टम हॉरिजॉन्टली डिवीजन करता है उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टियुला टेस्टिस। सेप्टियुला टेस्टिस, समझ आ रहा है बात। जो हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया है यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेप्टियुला टेस्टिस बोल रहे हैं। अब समझना, समझने वाली बात, इस सेप्टियुला टेस्टिस के अंदर, इस सेप्टियुला टेस्टिस के अंदर बिल्कुल एक और लेयर हमारे पास प्रेजेंट होगा बच्चों। ये देखो कुछ इस तरह से हमारे पास क्या होता है, लेयर प्रेजेंट होता है। ये देखो कुछ इस तरह से हमारे पास लेयर प्रेजेंट होता है। और ये जो लेयर है, ये जो पार्ट है जो अंदर मिल रहा है हम लोगों को, किसके, इस डिवीजन के अंदर मिल रहा है। ये हमारा जो देखो सबसे आउटर पार्ट हमारा क्या हुआ, ट्यूनिका वेजाइनल्स, इसके अंदर क्या था, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर जो ये लेयर है हमारे पास, ये वाला जो लेयर है ये कहलाता है ट्यूनिका वस्कुलोसा। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ट्यूनिका वस्कुलोसा। फिर से समझो, अभी तक हम लोग क्या देखे, टेस्टिस का सबसे आउटर लेयर क्या कहलाएगा, ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये डबल लेयर होता है, इसका जो आउटर वाला लेयर होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, ट्यूनिका पैराइटल ट्यूनिका वेजाइनलिस। और इसका जो अंदर वाला लेयर होगा वो क्या कहलाएगा, विसरल ट्यूनिका वेजाइनलिस। अब ट्यूनिका वेजाइनलिस के अंदर हम लोगों को एक और लेयर देखने को मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। समझ आ रहा है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर लोब्स होते हैं, बहुत सारे लोब्स डिवाइडेड होते हैं। और उस लोब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे उस लोब्स में क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, ट्यूनिका वस्कुलोसा। उस लोब्स के अंदर जो लेयर प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूनिका वस्कुलोसा। और ये जो लोब हमारा है बच्चों, इस लोब को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। समझ आ रहा है बात, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है ना बच्चों, ये लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है इन ईच टेस्टिस। ठीक है, एक टेस्टिस के अंदर कितना टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ऐसा प्रेजेंट होगा, ये तो हम लोग नॉर्मल डायग्राम बनाए हैं समझने के लिए। लेकिन ऐसा लोब्यूल्स जो है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितना प्रेजेंट होता है एक टेस्टिस में, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब समझना बात को, ये देखो अब देखो, ये जो हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है ना, इस लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है एक डक्ट। ये डक्ट यहाँ प्रेजेंट है,
समझ आ रहा है? ये दिख रहा है, ये डक्ट प्रेजेंट है। ये डक्ट क्या है भाई? ये जो डक्ट प्रेजेंट है, कितना डक्ट है देखो, 1 2 एंड 3। ये जो स्ट्रक्चर है 1 2 एंड 3, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कितना प्रेजेंट है भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स? 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। कितने में? एक लॉब्यूल्स में। एक लॉब्यूल्स के अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट इन each testicular lobules। ठीक है, each testicular lobules में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट होगा। समझ आ रहा है ये चीज बच्चों? ये बात यहां तक आप लोगों को समझ आया? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब देखो, समझना बात को। ये जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या होता है बच्चों? एक कॉमन डक्ट बाहर आती है। इस सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या होती है? एक कॉमन डक्ट बाहर आते हुए हम लोगों को दिखती है। ठीक है, इस सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या होगा? एक कॉमन डक्ट हमारे पास बाहर आएगा। ये चीज़ समझ आ रहा है? यहाँ से भी कॉमन डक्ट आएगा बाहर भाई, आएगा या नहीं आएगा? इस जगह से भी आएगा, आएगा या नहीं आएगा? बताओ जल्दी से। ये जो कॉमन डक्ट है हमारे पास, जो कॉमन डक्ट हम लोगों को दिख रहा है बाहर आते हुए, ये कॉमन डक्ट होता है ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। ठीक है, ये जो कॉमन डक्ट बाहर आते दिख रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ये कॉमन डक्ट क्या होता है हमारा? ट्यूब्यूलाई रेक्टाई होता है। समझ आ रहा है ये चीज बच्चों? यहां तक ये दिखा। अब देखना, समझना बात को। ये ट्यूब्यूलाई रेक्टाई जो है, सारा का सारा ट्यूब्यूलाई रेक्टाई यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? ये सारा का सारा ट्यूब्यूलाई रेक्टाई जो है हमारे पास, ये सारा का सारा ट्यूब्यूलाई रेक्टाई ये किसी एक जगह पे आके हमारे पास यहाँ पे मिलेगा। ये सारा का सारा ट्यूब्यूलाई रेक्टाई जो है हमारे पास एक जगह पे आके मिलता है, और ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है हमारे पास? एक नेटवर्क बन जाता है। बहुत सारे ट्यूब्यूलाई रेक्टाई का क्या होता है? एक नेटवर्क बन जाता है हमारे पास। और ये जो नेटवर्क है हमारा, ये नेटवर्क ही, यही नेटवर्क, देखो ये जो हमारा नेटवर्क है, यही नेटवर्क हमारा कहलाता है, ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क बना है ट्यूब्यूलाई रेक्टाई का बच्चों, ये नेटवर्क क्या कहलाता है हमारे पास? रेटे टेस्टिस। क्या कहलाता है ये? रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस। ठीक है, ये जो नेटवर्क हमारे पास बन रहा है बच्चों, ये क्या कहलाएगा हमारे पास? रेटे टेस्टिस कहलाएगा। ठीक है, अब देखो, इस रेटे टेस्टिस से, इस रेटे टेस्टिस से इस रेटे टेस्टिस से बहुत सारे कॉमन डक्ट बाहर आते हुए हम लोगों को दिखाई देगी। ये दिख रहा है? इस रेटे टेस्टिस से बहुत सारी कॉमन डक्ट हम लोगों को बाहर आते दिख रही है। ठीक है, ये जो बाहर आते हैं बहुत सारी कॉमन डक्ट हम लोगों को दिख रही है ना बच्चों? देखो, ये जो कॉमन डक्ट हम लोगों को बाहर आते दिख रहा है ना, ये कॉमन डक्ट हमारा है वासा एफरेंसिया। क्या है ये? वासा एफरेंसिया। ठीक है, ये जो कॉमन डक्ट हम लोगों को बाहर आते दिख रहा है, ये कॉमन डक्ट हमारा क्या है? वासा एफरेंसिया है। वासा एफरेंसिया कितना होगा भाई? 15 से
20 वासा एफरेंसिया हमारे पास होता है। 15 to 20 वासा एफरेंसिया एक टेस्टिस से बाहर आता है। अब इस वासा एफरेंसिया से हमारे पास, इस वासा एफरेंसिया से बच्चों हमारे पास क्या होगा, एक कॉमन डक्ट बाहर आएगा। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, देखो ये दिख रहा है। इस वासा एफरेंसिया से एक कॉमन डक्ट हमारे पास क्या हो रहा है, बाहर हम लोगों को आता हुआ दिख रहा है। ये जो कॉमन डक्ट बाहर आता हुआ दिख रहा है ना, ये कुछ नहीं है, ये होता है हमारा एपिडिडाइमिस। ये क्या होता है हमारा, एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस का ये ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट हमारा कहलाता है कैपकट। क्या कहलाता है, कैपकट एपिडिडाइमिस। ठीक, ये जो बीच वाला पार्ट है ये कहलाता है कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और ये जो लास्ट वाला पार्ट हमारा होता है ये कहलाता है क्वाडा एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये जो आउटर पार्ट है ये कहलाता है कैपकट एपिडिडाइमिस, बीच वाला पार्ट कॉर्पस एपिडिडाइमिस एंड लास्ट वाला पार्ट क्वाडा एपिडिडाइमिस। और यही आगे चल के ओपन हो जाता है किस चीज़ में, वास डिफरेंस में। ठीक है, यही आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाता है, वास डिफरेंस में। समझ आया बात, यहाँ तक समझ आया तुम लोगों को। ठीक है, अब देखो ये जो कैपकट एपिडिडाइमिस है ना, इसी को हम लोग कभी कभी हेड भी बोलते हैं, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं इसको, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। ठीक है, और ये जो हमारा कॉर्पस होता है ये होता है बॉडी। कॉर्पस क्या होता है, बॉडी। एंड क्वाडा को हम लोग बोलते हैं टेल। क्वाडा को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम लोग टेल बोलते हैं। यहाँ तक समझ आया। ये देखो टेस्टिस का हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा फिगर है। अब एक चीज़ और समझना, ये जो हमारा एपिडिडाइमिस है ना, इस एपिडिडाइमिस का लेंथ होता है 6 मीटर। कितना लेंथ होता है, 6 मीटर। अब एक चीज़ समझो, 6 मीटर लंबा एपिडिडाइमिस हमारे टेस्टिस में कैसे, स्क्रोटम के अंदर कैसे फिट होता होगा, कैसे फिट होता होगा, इतना लंबा एपिडिडाइमिस कैसे फिट होता होगा भाई। कॉइल्ड फॉर्म में रहता है, ये किस फॉर्म में रहता है, हाईली कॉइल्ड फॉर्म में रहता है। एंड कॉइल्ड फॉर्म में ये क्या हो जाता है, हमारे अंदर फिट रहता है। ठीक है, तो जो एपिडिडाइमिस का हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है, हम लोग यहाँ साइड में लिख लेते हैं, आप लोग समझ जाना। 6 मीटर कॉइल्ड फॉर्म। कॉइल्ड फॉर्म, समझ आया, समझ आया तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो पूरा का पूरा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए बच्चों, तो हम लोग अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं एपिडिडाइमिस के फंक्शन के बारे में। एपिडिडाइमिस ही सारा का सारा मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए एपिडिडाइमिस ही है, और एपिडिडाइमिस का ही हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फंक्शन देखते हैं। फंक्शंस ऑफ फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस। ठीक है, फंक्शंस ऑफ एपिडिडाइमिस। अब देखो फंक्शंस ऑफ एपिडिडाइमिस
क्या हो रहा है ये? देखो, सबसे फर्स्ट और इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फंक्शन होता है एपिडिडाइमिस का, वो होता है इंपॉर्टेंट फंक्शन फंक्शनल functional maturation of sperm, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। अब देखो ये फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म क्या है। एक्चुअली जब स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है बच्चों, तो स्पर्म के टेल में मोटेलिटी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? मोटेलिटी नहीं होती है। अब अगर मोटेलिटी नहीं होगा तो फिर स्पर्म स्विम कैसे करेगा? अगर मोटेलिटी नहीं होगा स्पर्म में तो फिर स्पर्म स्विम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, स्पर्म स्विम नहीं कर पाएगा। तो इस सिचुएशन में इस टाइप के स्पर्म को हम लोग अभी क्या बोल रहे होंगे? इमैच्योर स्पर्म बोल रहे होंगे। ठीक है, इमैच्योर स्पर्म बोल रहे होंगे। अब समझना बात को, एपिडिडाइमिस के अंदर जब टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन कर देती है तो वो कहाँ जाता है? स्पर्म एपिडिडाइमिस के अंदर जाता है। और एपिडिडाइमिस के अंदर सबसे पहले क्या होता है? फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म होता है। इस बात को थोड़ा सा समझना है, इसको ध्यान से देखो। यही हमारा कुछ स्पर्म होता है इस टाइप का, ये स्पर्म हेड एंड ये टेल। अभी क्या है? इमैच्योर स्पर्म है और इसके अंदर इसके टेल में मोटेलिटी नहीं है, मीन्स ये स्विम नहीं कर पाएगा। मोटेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? कैल्शियम। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो अब समझना इस चीज को। ये जो एपिडिडाइमिस है ये क्या करेगी? इसके टेल पे कुछ क्या बनाएगी? चैनल बनाएगी। इसके टेल पे क्या बनाएगी? कुछ चैनल बनाएगी। ठीक है, जो चैनल क्या करेगा? कैल्शियम आयन को स्पर्म के अंदर लेकर के आएगा। जो चैनल कैल्शियम आयन को स्पर्म के अंदर लेकर के आएगा। देखो समझना बात को, यहां पे क्या होगा? कुछ चैनल ये यहाँ पे बनाएगी और ये चैनल क्या करेगा भाई? कैल्शियम आयन को स्पर्म के अंदर लेकर के आएगा। ठीक है, ये जो चैनल हमारा होता है बच्चों, ये चैनल मेनली कहलाता है कैट्सपर चैनल। कैट्सपर चैनल, ठीक है। कैट्सपर चैनल क्या कराता है भाई? कैल्शियम आयन को इन्फ्लक्स कराता है, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स कराता है। कैल्शियम इन्फ्लक्स। अब क्या हुआ भाई? इस कैट्सपर चैनल के थ्रू क्या हो रहा है? फिर से इसको समझना। ये जो हमारा स्पर्म है, स्पर्म के टेल पे एपिडिडाइमिस क्या बना रही है? एक चैनल बना रही है। जो चैनल क्या करेगा? कैल्शियम आयन को स्पर्म के अंदर लेकर के आएगा, जिससे इसके टेल में क्या होगा? मोटेलिटी होगा। समझ आ रहा है बात? और ये कैल्शियम आयन आएगा किस चैनल के थ्रू? तो कैट्सपर चैनल के थ्रू ये हमारे अंदर आता है। खैर इतना ज़्यादा आपके नीट में नहीं पूछेगा, ये मेनली बस आपको मैंने नॉलेज के लिए बता दिया। आप लोग बस इतना याद रखना कि कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है इसके अंदर, जिससे क्या होता है? इसको मोटेलिटी मिलती है। अब एक बात समझना, स्पर्म क्या होता है? कुछ देर के लिए वहाँ पे मोटेलिटी जब होगा, स्पर्म जब स्विम करेगा तो स्विम में क्या खर्च होगा भाई? एनर्जी खर्च होगा ना? एनर्जी खर्च होगा। अगर एनर्जी खर्च हो रहा है तो अभी बिना काम का हम लोग एनर्जी को क्यों खर्च करवाएं? जब स्पर्म क्या है? हमारे अंदर है, तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे? बिना किसी वजह का हम लोग एनर्जी क्यों खर्च करें? एनर्जी का खर्च तो हम लोगों को ये चीज़ तो पता है भाई कि जो मेल ऑर्गन्स है, मेल ऑर्गन्स के अंदर तो मूवमेंट हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही करवा देंगे। जो ज़रूरत पड़ेगा एनर्जी का हम लोग को कहाँ पड़ेगा? वेजाइना के अंदर पड़ेगा, स्पर्म को स्विम करने में पड़ेगा ना। मेल के अंदर तो हम लोग नॉर्मली ही करवा देंगे। तो एनर्जी को अभी हम लोग को क्या करना है? कंजर्व करके रखना है और इसके मोटेलिटी को अभी रोक के रखना है। चैनल तो हालांकि बन गया, कैल्शियम आयन भी आ गया है, लेकिन इसके मोटेलिटी को क्या करना है? रोक के रखना है। और रोक के रखने के लिए इसके ऊपर क्या किया जाता है ना, इस चैनल के ऊपर एक प्रोटीन का लेयर लगा दिया जाता है। इस चैनल के ऊपर क्या लगा दिया गया भैया? एक प्रोटीन का लेयर लगा दिया गया। ये जो प्रोटीन हमारे पास है बच्चों, ये प्रोटीन होता है
इनहिबिटरी प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? इनहिबिटरी प्रोटीन। अरे भाई सिंपल सी बात है, स्पर्म को मोटेलिटी की ज़रूरत है। मोटेलिटी की ज़रूरत के लिए हमारे पास हम लोगों ने क्या लगा दिया? कैट्सपर चैनल लगा दिया, जिससे कैल्शियम आयन जब चाहे अंदर आएगा और मोटेलिटी इसको प्रोवाइड कराएगा। लेकिन अभी के सिचुएशन में हमको मोटेलिटी का ज़रूरत नहीं है। क्यों बेकार का हम एनर्जी का खर्च करें? एनर्जी को हम लोग को क्या करना है? कंजर्व करके रखना है। स्पर्म का जो एनर्जी है उसको हम लोग क्या करना है? कंजर्व करके अभी रखना है, ताकि वेजाइना के अंदर ये एनर्जी का यूज़ कर सके। तो एनर्जी को कंजर्व करके रखने के लिए, इसके मोटेलिटी को अभी फिलहाल के लिए रोक के रखने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं? इसके ऊपर इनहिबिटरी प्रोटीन लगा देते हैं। ये इनहिबिटरी प्रोटीन क्या करेगा? मोटेलिटी को इसके रोक करके रखेगा। समझ आ रहा है बात? समझ आ रहा है ये चीज़? अब देखो, ये जो इनहिबिटरी प्रोटीन लगा है, जो इनहिबिटरी प्रोटीन क्या कर रहा है? मोटेलिटी को इसके रोक के रख रहा है, मोटेलिटी को रोक रहा है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं भाई? इसी को हम लोग बोल देते हैं डीकैपेसिटेशन, जो एपिडिडाइमिस का दूसरा फंक्शन होता है। डीकैपेसिटेशन। ठीक बच्चों, डीकैपेसिटेशन का मतलब समझ में आ रहा है तुम लोगों को? डीकैपेसिटेशन हम क्या कहना चाह रहे थे? यहां तक समझ आया? अब देखो, डीकैपेसिटेशन सिंपली क्या है? स्टॉप मोटेलिटी ड्यू टू deposition of inhibitory protein। इनहिबिटरी प्रोटीन। इनहिबिटरी प्रोटीन से क्या किया? डीकैपेसिटेशन हो गया, उसके मोटेलिटी को क्या कर रहा है? रोक के रख रहा है। अब भाई मोटेलिटी को रोक के रख रहा है, तो एक बात यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को कि भाई जब वेजाइना के अंदर जाएगा स्पर्म हमारा, तो फिर ये डीकैपेसिटेशन खत्म कैसे होगा? यहाँ का जो इनहिबिटरी प्रोटीन है, ये इनहिबिटरी प्रोटीन हटेगा कैसे? तो समझो इस बात को, थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझो। वेजाइना का अगर हम बात करें, वेजाइना के अंदर क्या रिलीज होगा भाई? वेजाइनल फ्लूइड रिलीज होगा ना? वेजाइनल फ्लूइड। भाई वेजाइना के अंदर क्या रिलीज होगा? वेजाइनल फ्लूइड रिलीज होगा। इस वेजाइनल फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है भाई? इसके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर, ग्लाइकोजन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, वाटर, ग्लाइकोजन और इनऑर्गेनिक सॉल्ट हमारे अंदर, इसके अंदर क्या है भाई? प्रेजेंट है। साथ ही साथ लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स प्रेजेंट होता है। और ये जो सारा का सारा मटेरियल है, ये सारा का सारा मटेरियल क्या करेगा? उस प्रोटीन को, इनहिबिटरी प्रोटीन को वॉश आउट कर देता है। क्या कर देता है? वॉश आउट कर देता है। ठीक है, वॉश आउट इनहिबिटरी प्रोटीन्स। समझना फिर से, वेजाइना के अंदर वेजाइनल फ्लूइड रिलीज होता है। ये वेजाइनल फ्लूइड क्या में क्या प्रेजेंट होगा? वाटर, ग्लाइकोजन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, लिपिड वगैरह सारा का सारा मटेरियल प्रेजेंट होता है। और ये सारा का सारा मटेरियल क्या करता है? इस प्रोटीन को, इनहिबिटरी प्रोटीन को वॉश आउट कर देता है स्पर्म के टेल के ऊपर से। और जैसे ही वॉश आउट हुआ इनहिबिटरी प्रोटीन, अब क्या होगा? कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा। और कैल्शियम इन्फ्लक्स होने से क्या हो जाएगा? मोटेलिटी वापस से स्पर्म के अंदर आ जाएगा। और वापस से मोटेलिटी जो आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन। समझ आया बात? यहां तक समझ आया बात? किसी कोई प्रॉब्लम है इसमें?
ये चीज़ समझ आया। और तीसरा जो हमारा फंक्शन होता है, थर्ड जो हमारा फंक्शन है वो है टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। तो देखो हम लोग तीन फंक्शन देखे एपिडिडेमिस का। ये तीन फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म है। फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म में क्या क्या कहानी है यहाँ पे इसका, कि जो हमारा स्पर्म, जब स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्म बनता है तो वो इमैच्योर स्पर्म होता है, क्योंकि उसके अंदर मोटेलिटी की पावर नहीं होती है। और ये हमारा क्या करेगा एपिडिडेमिस, इसके ऊपर चैनल लगाएगा। कौन सा चैनल, कैट्सपर चैनल, जिससे क्या हो सके, कैल्शियम आयन अंदर आ सके और कैल्शियम आयन उसको क्या प्रोवाइड करवा सके, मोटेलिटी प्रोवाइड करवा सके। तो पहला हमारा होता है फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। सेकेंड होता है डीकैपेसिटेशन। अब एनर्जी को हम लोगों को कंजर्व करके रखना है, बेवजह का हम लोगों को मूवमेंट नहीं करवाना है, मोटेलिटी नहीं करवाना है। तो एनर्जी को कंजर्व करके रखने के लिए इस चैनल के ऊपर इनहिबिटरी प्रोटीन क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। और इस इनहिबिटरी प्रोटीन के लगाने के ही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकैपेसिटेशन बोलते हैं। ठीक, जब वेजाइना के अंदर हमारा स्पर्म पहुंचेगा तो वहाँ क्या रिलीज होगा, वेजाइनल फ्लूइड, जिसमें वाटर, ग्लाइकोजन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, लिपिड्स प्रेजेंट है। और ये सारे के सारे मटेरियल क्या करेंगे, वॉश आउट कर देंगे किसको, इनहिबिटरी प्रोटीन को। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटेशन बोलेंगे। ठीक, थर्ड होता है हमारा क्या, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। कुछ देर के लिए स्पर्म क्या करता है, हम लोगों को स्टोर करके स्पर्म को रखता है। ठीक है, आज का क्लास समझ में आया तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ओके बच्चों, थैंक यू।